दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस कहानी के 10 एपिसोड हो चुके हैं और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको 11वां एपिसोड। ठीक है दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि श्रीनिधि जी और उनके मित्र मुक्ता जी के आश्रम से निकलकर आ गए थे और अब उस जंगल की तरफ बढ़ गए थे जिसके विषय में उस ग्वाले ने बताया था कि वहाँ पर बाघ है, वहाँ उस जंगल में बाघ रहता है, जिसके पंजों के निशान आए दिन झरने के पास वाली जो रेतीला मैदान है उस पर दिखाई पड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे बाघ है, तो उसको देखने के लिए इन लोग वहाँ से निकल गए थे। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें भी बाघ के पगमार्क्स मिले, जिनकी कुल संख्या 65 थी। लेकिन उनमें से कुल 18 ऐसे थे जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे, वो स्पष्ट छपे हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि वो गीली रेत के ऊपर बने हुए थे। गीली रेत के ऊपर बनने से यूं धस गए थे तो प्रॉपर बने हुए थे। उन पगमार्क्स को देखकर ये लोग इस परिणाम में पहुंचे थे कि वो कम से कम वहाँ पर कम से कम 6 महीने से कोई बाघिन नहीं आई है। दूसरा ये कि नाले और उसके आसपास के जंगल में केवल एक ही बाघ रहता है, कोई दूसरा बाघ यहाँ नहीं है इस एरिया में। मतलब एक ही बाघ की टेरिटरी चल रही है, कोई दूसरा आया भी नहीं है इधर काफ़ी टाइम से। यहाँ तक का इस घटना को मैं पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ। आप में से कई मित्र ऐसे भी होंगे जो आज ही चैनल में आए होंगे, उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं होगी। तो मैं उनसे सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग इस कहानी, मतलब ये मचान पर 49 दिन, इसको पहले भाग से सुनना शुरू कर दीजिए। आपको सारा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आई प्रॉमिस यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आप कंटिन्यूटी में सुनते जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे के घटनाक्रम में ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। बाघ के विषय में जो भी निष्कर्ष इन्होंने निकाला था उसको सुनकर शिशिर भाई ने पूछा कि ये बातें जो आप लोग कर रहे हैं कि 6 महीने से इस जंगल में कोई बाघिन नहीं आई है और इस पूरे जंगल में एक ही बाघ है, आखिर इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है? आप किस आधार पर इस बात को कह सकते हैं? शिशिर भाई के समझ में ही नहीं आ रहा था। तो श्रीनिधि जी ने कहा कि अच्छा, ये बात आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की है। तो वो बोले, डॉक्टर साहब आधार तो स्पष्ट है। शिशिर भाई पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए श्रीनिधि जी ने उन्हें डॉक्टर साहब कहकर संबोधित किया। बोले कि डॉक्टर साहब, बाघिन का जो साइज होता है और उसका जो वजन होता है वो दोनों ही बाघ के अपेक्षा कम होता है, बाघ की तुलना में कम होता है। इसलिए रेत पर पड़ने वाले बाघ का जो पगमार्क है वो बाघिन के पगमार्क की तुलना से कुछ अधिक बड़ा और गहरा होता है। यानी बाघ का बड़ा और गहरा होता है, बाघिन का छोटा और कम गहरा होता है। फिर अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि न जाने पिछले कितने सालों से वो शिवालिक और उसके आसपास के जंगलों में कम से कम 15 बाघ और बाघिनों के पगमार्क को माप चुके हैं और उनके अध्ययन से वो इस परिणाम में पहुंचे हैं, इस निर्णय में पहुंचे हैं कि शिवालिक की घाटियों और जंगलों में रहने वाले जो पूर्ण वयस्क बाघ हैं वो अगर गीली रेत पर चलते हैं और उनके जो पगमार्क बनते हैं उनकी औसत चौड़ाई 5.4 इंच, और एक वयस्क बाघिन यदि उसी गीली रेत पर चले तो उसके पगमार्क की औसत चौड़ाई 4.3 इंच तक होती है। तो इतना अंतर होता है। और अगर बाघ के पगमार्क के चारों तरफ रेखाएं खींची जाएं तो वो एक प्रकार का समकोण समचतुर्भुज बनाती हैं, क्योंकि उसका ऐसे होता है ना, आगे को फिर पीछे को। लेकिन अगर बाघिन के पगमार्क के चारों तरफ रेखाएं खींची जाएं तो वो रेखाएं एक आयत बनाती है, समकोण आयत, वो एक चौकोर टाइप का बनाती है, जबकि इसका ऐसे बनाती है। मैं मौका लगा तो उसका वो चित्र लगा दूंगा। बाघ और बाघिन के पगमार्क के इसी अंतर के कारण, इसी अंतर को ध्यान में रखकर ये लोग इस परिणाम में पहुंचे थे कि कम से कम 6 महीने से इस नाले में कोई भी बाघिन नहीं आई है। नाले में पड़े हुए सारे पगमार्क समकोण समचतुर्भुज ही बनाते थे।
इन लोगों का कोई भी मतलब काफ़ी ढूंढा इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों को कोई भी ऐसा पगमार्क नहीं मिला जो समकोण आयत बनाता हो, यानी कि मतलब कोई फीमेल यहाँ पे आई हो बाघिन। और दूसरी बात, 65 में से जो 18 पगमार्क थे जो साफ साफ दिख रहे थे, उनकी चौड़ाई 5.8 इंच थी, 5.8 इंच, जिससे ये पता चलता था कि वो सारे पगमार्क किसी एक ही बाघ के हैं और जो नर बाघ है, मेल टाइगर के हैं। इसके बाद श्याम जी ने कहा इन दोनों परिणामों के आधार पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट परिणाम निकाले जा सकते हैं, जैसे कि मतलब विंटर्स में, जाड़ों के दिनों में, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो समय होता है, ये बाघों का मीटिंग सीजन होता है, और जो उन दिनों चल रहा था। और इस मीटिंग सीजन में भी इस नाले में किसी भी बाघिन की उपस्थिति का पता नहीं चल रहा है, कि मतलब कहीं कोई प्रेजेंस है नहीं बाघिन की। तो इस बात से ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये बाघ जो है बूढ़ा हो चुका हो, और उसके पगमार्क की जो चौड़ाई 5.8 इंच है, और उसमें दरारें भी पड़ी हुई है, जो उसकी गद्दी है बाघ की, उस पर दरारें भी पड़ी हुई हैं। अभी जैसा निधि जी ने बताया कि एक जवान बाघ के गीली रेत पे पड़े हुए पगमार्क की चौड़ाई 5.4 इंच से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी 5.8 इंच है, मतलब 0.4 इंच ज़्यादा, जो बुढ़ापे में पंजों के शिथिल या यूँ कहिए कि ढीले हो जाने के कारण होती है। जैसे ढीले यूँ रखा तो फैल गए ना, और उम्र बढ़ने के कारण पंजे की जो गद्दी होती है, जैसे इंसानों में विवाहियाँ पड़ती हैं, वैसे ही उसके भी विवाहियाँ पड़ जाती हैं, जिनको दरारें बोलते हैं, तो वो उनके भी पड़ती हैं। फिर शेखर जी बोले दूसरा परिणाम ये निकलता है कि इस जंगल में कई सालों से कोई शिकारी भी नहीं आया है। अगर आया होता तो इस बाघ को मतलब अपनी युवावस्था का, अपनी जवानी का समय इस तरह से आराम से बिना किसी परेशानी के बिताने का मौका नहीं मिला होता, यानी कि ये इतना बुढ़ा नहीं हुआ होता। हो सकता था कि ये किसी शिकारी की गोली का शिकार हो चुका होता। दोस्तों एक्चुअली उन दिनों जो है ना, शिकार पे किसी तरह का बैन नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो समय तो ऐसा था जब लोग अपनी शान समझते थे, बहादुरी समझते थे बाघ का शिकार करना, बाघ को गोली मारना, तो अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं जी, इतने बहादुर है, बाघ मार दिया। लोग बाघ को मारकर उसकी छाती में पैर रखकर, एक हाथ में राइफल पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी मूछें ऐठा करते थे, कई फोटो आपने देखी होंगी। और खाल को जो है उसकी या तो भूसा भरवा करके ऐसे सजा देते थे, या उसकी खाल को ड्राइंग रूम में लगा देते थे स्टाइल के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए, जो भी समझें आप। वन्य जीव के शिकार पर बैन तो बहुत सालों के बाद सन 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ उसके बाद ही लगा, मतलब आधिकारिक रूप से उसके बाद बैन लगा, आधिकारिक रूप से, कि फिर बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली लगा। एक समय में भारत में सबसे ज़्यादा चीते हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन अनाधुंध शिकार हुआ उनका, वो पूरी तरह विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया चीता हिंदुस्तान से, बाहर से मंगाना पड़ा। अगर शिकार पे बैन नहीं लगा होता तो भारत से बाघ और तेंदुए भी मैं समझता हूँ कि विलुप्त हो जाते, ये नहीं बचते, यहाँ ख़त्म हो जाते। खैर हम आते हैं अपनी कहानी पर, उस विषय में कभी और चर्चा करेंगे। इन लोगों की बातें सुनकर शिशिर भाई बोले कि उन्हें तो ये भी लगता है कि ये बाघ मैन ईटर नहीं है, आदमखोर नहीं है ये बाघ। तो आनंद जी ने प्रश्न किया, शिशिर ये बात तुम कैसे कह सकते हो भाई, क्योंकि शिशिर भाई तो पहली बार जंगल आए थे, पहली बार किसी वन यात्रा में शामिल हुए थे। तो शिशिर जी बोले, आनंद अगर ये बाघ आदमखोर होता तो मुक्ता बहन का आश्रम इतने शांतिपूर्वक तरीके से अपना समय नहीं बिता पा रहा होता। इतने सालों में वहाँ के एक या दो कर्मचारियों की बलि तो इस बाघ ने ले ली होती, मतलब एक दो लोगों का शिकार तो कर ही चुका होता। फिर श्रीनिधि जी बोले, शिशिर तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि ये बाघ एकदम अहिंसक होगा या कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु संत होगा जो अटैक नहीं करेगा। बुढ़ापे में अपना प्राकृतिक आहार जो हिरन, घुरड़, काकड़, ये सब इनके शिकार हैं, इनको नहीं कर पाता है तो बाघ कई बार आदमखोर भी बन जाता है। इसलिए बाघ की तरफ से कभी भी आप जंगल में जाएं तो निश्चिंत होकर ना चलें, हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए। यस, मतलब हमेशा चिंता करनी चाहिए
कि कहीं बाघ हो सकता है। ये लोग बातें तो कर रहे थे लेकिन आगे भी बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा दूर जाने के बाद इन्हें एक जलाशय और दिखाई पड़ा। एक तो पहले मिला था, फिर इन्हें एक और दिखाई पड़ा जिसके चारों तरफ चट्टानें थी और उसके पीछे की तरफ करीब 13 से 14 हाथ ऊंची एक दीवार सी, एक पहाड़ी थी जो दीवार सी थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जिसमें बरसात के दिनों में ये जो जलाशय है ये एक बहुत विशाल झरना बन जाता होगा, बहुत बड़ा वाटरफॉल ऊपर से बन जाता होगा। और यार पहाड़ों में ऐसी लोकेशन मिलना कोई नई बात नहीं है। बरसात में तो जगह जगह पर ये झरने वाटरफॉल्स वगैरह बनते रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक बहुत 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 मिलेंगे आपको। अब तक 3-4 मील की या इन लोग चल चुके थे, तो इतना चलने के बाद थोड़ा थक भी गए थे और प्यास भी लगी हुई थी। जलाशय के पास पहुंचकर देखा तो वो बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत शांत और खूबसूरत था। जलाशय के आसपास की चट्टानें इतनी साफ थी जैसे अभी अभी उन्हें धोकर पोंछ कर कोई गया हो। पानी भी बिल्कुल साफ था और आसानी से पिया जा सकता था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो चट्टानों से भरा हुआ था। इन्होंने चलना शुरू किया। जैसे ही ये एक चट्टानों के पास से गुजरे तो एकदम से कुमार जी चौंक गए और बोले, अरे ये देखो, बाघ के पाँव के निशान, एकदम ताजा पंजे देखो। अब पगमार्क्स को देखकर लग रहा था कि वो करीब 2 घंटे पहले के होंगे। श्रीनिधि जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे बाघ यहाँ से पानी पीकर गया है, लेकिन वो कहीं दूर नहीं गया है बल्कि यहीं कहीं आसपास ही कहीं पे अपनी किसी बढ़िया धूप वाली जगह में बैठकर आराम कर रहा होगा या सोया हुआ होगा। यहीं कहीं है, आसपास ही है, दूर नहीं गया है। उस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हुए थे जब ये लोग उस जलाशय पे थे। तो तो उस टाइम के हिसाब से निधि साहब को अपनी सोच जो है बिल्कुल तर्कपूर्ण लग रही थी, तर्क संगत जिसे बोलते, तर्क था इनकी बातों में। अगर इनके अनुमान में, अगर इन लोगों का अनुमान सही था कि पगमार्क 2 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसका मतलब ये निकलता था कि बाघ करीब 12 से लेकर 12:30 के बीच में यहाँ पानी पीने के लिए आया होगा। और ये समय किसी बाघ के शिकार करने का नहीं होता है। मतलब इस टाइम में अमूमतः बाघ शिकार नहीं करता है, बशर्ते कि वो आदमखोर ना हो, क्योंकि आदमखोर के शिकार करने का कोई समय नहीं होता। हालांकि वैसे ये कोई नियम नहीं है कि दिन में शिकार नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं है। कई बार ये बात गलत साबित हुई है। एक सामान्य बाघ अगर भूखा हो तो वो दिन में भी शिकार करेगा, लेकिन अक्सर ये देखा गया, ज़्यादातर ये देखा गया है कि 90% बाघ दोपहर के समय रेस्ट करते हैं, वो कहीं बढ़िया जगह देखते हैं और आराम करते हैं। बाघ कभी भी दोपहर के समय अपनी लंबी लंबी यात्राएं नहीं करते हैं। वैसे भी बाघ स्वभाव से आलसी और थोड़ा आराम पसंद प्राणी है, लेकिन शिकार के समय वो बड़ा एक्टिव हो जाता है, एकदम एक्टिव, चुस्त, तेजस्वी, एकदम हिम्मती। और फिर एक बार अगर बाघ को भोजन मिल जाए तो फिर वो तुरंत शिकार नहीं करता, और जब तक उसे पूरा ना खा ले। इसलिए तो जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ को हमेशा एक संत की उपाधि दी है। बोलते हैं कि बाघ एक संत है जो साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करता है, खुद को साफ रखता है। देखे होगा आपने, चाट चाट करके अपने आप को साफ करके रखता है, और जब भूख लगती है तभी शिकार करता है। अन्य पशुओं की तरह वो बेकार इधर उधर घूमकर अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसे बर्बाद नहीं करता। वो फालतू इधर उधर ना भटकता है, ना घूमता है, ना कुछ करता है, आराम करता है। और इसलिए श्रीनिधि जी को ऐसा लग रहा था कि जिस बाघ के ये पगमार्क हैं वो हो सकता है कि सुबह से ही इस जलाशय के पास किसी कहीं धूप वाली जगह पर आराम कर रहा होगा, और बीच में करीब 2:30 बजे के आसपास उसे प्यास लगी होगी, तो वहाँ से उठकर एक बार यहाँ आया होगा, उसने पानी वानी पिया होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी उसी जगह पर जा कर के आराम कर रहा होगा या फिर वहीं अपना सो गया होगा। ये श्रीनिधि जी का अपने मन में ये सब ख्याल चल रहे थे, ये इनका अनुमान चल रहा था। ये और लोगों से कह नहीं रहे थे ऐसा कुछ, लेकिन इनके दिमाग के अंदर जो खिचड़ी पकड़ी थी वो ये थी। ये जगह अब तक जितनी शांत और खूबसूरत लग रही थी अब उतनी ही भयानक लगने लगी थी। अब पता चल गया था बाघ है, तो एक खूबसूरत जगह जो है कुरूप लगने में देर नहीं लगती है।
जलाशय के चारों तरफ झाड़ियाँ थी जो सुंदर दिख रही थी, अब वो खतरनाक लग रही थी। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाघ उन घनी झाड़ियों का जो झुरमुट है उसके पीछे कहीं छुपा हो और वहीं से जो है छलांग मार के इनके ऊपर छलांग मार दे। अब वो सारी चट्टानें जो साफ सुथरी चमक रही थी, बेलों से घिरे हुए पेड़, नाले के किनारे की कगारों पर बनी हुई जो गुफाएं थी, अब ये सारी चीज़ें जो है संदिग्ध लगने लगी थी। अब सब पे शक जा रहा था क्योंकि कहीं पर भी बाघ हो सकता था। ये लोग इन सभी जगहों पर बिल्कुल सतर्कता से नजरें रखते हुए एक एक कोने को बहुत सतर्क होकर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाड़ों के दिन छोटे होते हैं, इसलिए शाम भी जल्दी ढलने लगती है और इन लोगों के लिए ऐसे में अब समय बर्बाद ये लोग नहीं कर सकते थे। जितना जल्दी हो सके इन्हें मचान बनाना था, बहुत जल्दी इनको मचान बनाने की तैयारी शुरू करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी। वैसे भी इन लोगों का बहुत सारा समय तो पगमार्क को समझने, उसको नापने, उसका निरीक्षण करने में निकल गया था। लेकिन फाइनली ये इस निर्णय में पहुंचे थे कि ये किसी नए बाघ के पगमार्क नहीं हैं, बल्कि उसी बाघ के हैं जिसके 18 पगमार्क ये लोग रास्ते में नाप कर आ रहे हैं। इस पंजे की चौड़ाई भी 5.8 इंच थी और इसमें भी दरारें पड़ी हुई थी। तो इससे तो यही साबित होता था कि ये वही वाला बाघ है जो जिसके 18 पगमार्क इन्होंने पहले देखे हैं। इन लोगों ने फटाफट एक पेड़ का चुनाव किया और उसके बाद उस पर मचान बांधने का काम तेजी से करने लगे। इस मचान को जल्दी से जल्दी बांधा जाना था। इसके लिए ये लोग अलग अलग हिस्सों में बट गए, यानी कि टीम बना ली और उसी हिसाब से काम भी बांट लिए। श्रीनिधि जी और शेखर जी को जो है बांसों को, जो उसके सामने जो पेड़ के सामने जो पहाड़ था, उस पहाड़ के ढाल पे जो है बांस उगे हुए थे, तो इनको उन बांसों को काटने का काम मिला कि तुम जाओ भैया वहाँ से बांस काटो अच्छे अच्छे। श्याम जी और आनंद जी ने उन कटे हुए बांसों को उस पेड़ तक लाद कर लाना था जहाँ मचान बंधना था। विपिन जी और कुमार जी को पेड़ के नीचे रहकर ऊपर बैठे शिशिर भाई और देवी सिंह जी को बांस पकड़वाने थे, ये नीचे से ऊपर उनको देने थे जिससे मचान बन सके। यानी कि एक दो लोग काट रहे हैं, दो लोग ला रहे हैं, दो लोग ऊपर दे रहे हैं और दो लोग ऊपर मचान बना रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कठिन काम श्याम जी और आनंद जी के हिस्से में पड़ा था, क्योंकि जहाँ पर बांस थे वहाँ से पेड़ की दूरी करीब 1 फरलांग थी और इस 1 फरलांग के रास्ते पर कहीं पे भी बाघ के छुपे होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी। वैसे तो फरलांग भर की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस रास्ते पर जगह जगह पर खड़े ये जो बांस थे, इनकी भारी भरकम झाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ रास्ता और बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण ये रास्ता, इसमें चलना बड़ा इनमें चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से फिर क्या था कि हल्का हल्का अंधेरा भी जो है होता जा रहा था, शाम भी तेज तेज ढलती जा रही थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में आनंद जी और श्याम जी को बहुत तेज़ी के साथ ये बांसों को जो है मचान वाले पेड़ तक पहुंचाना पड़ा। जहाँ से कट रहे थे वहाँ से लेके पेड़ तक पहुंचाना पड़ रहा था, तो इनको चक्कर लग रहे थे इनके। लेकिन वो दोनों अपने इस काम को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ कर रहे थे। उन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था कि उन्हें इस बात की जरा भी चिंता हो या उन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो कि यहाँ पर कोई बाघ है। लेकिन श्रीनिधि जी, उनको जो है इनकी सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब ये अपनी चिंता उनके सामने प्रकट भी नहीं करना चाहते थे कि भाई मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ये भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर ये अपनी बाघ के नज़दीक होने वाली संभावनाओं को उन लोगों से बोलते तो कहीं वो भी मानसिक रूप से परेशान हो जाते और शायद वो बहुत ज़्यादा डर जाते या जो भी काम करते हो बहुत डरते हुए करते। इसलिए इन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और ये मन ही मन उनके मंगल की कामना करते हुए अपने काम में लगे रहे। अब इससे ज़्यादा ये कर भी क्या सकते थे। जंगल का जीवन दोस्तों होता ही बड़ा विचित्र है। इसमें अपने आप को विपत्तियों के बीच में रख कर ही आपको सरवाइव करना होता है, अपने आप को उभरना होता है। तो कई परेशानियाँ इसमें आपको झेलनी पड़ेंगी। आनंद जी और श्याम जी ने अपने 5वें चक्कर में श्रीनिधि जी और शेखर जी से कहा कि बस भाई हो गया, बस अब रहने दो, अब बांसों की आवश्यकता नहीं है, अब मत काटो,
मचान बनकर तैयार हो गया है, अब चलो यहाँ से चला जाए। अब तक शाम के 5 बज गए थे। सूरज भी सामने की पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा था। सारा सामान मचान में पहुंचा दिया गया था, जितना भी जो कुछ भी था। श्रीनिधि जी को छोड़कर बाकी सभी लोग मचान पे जाके बैठ भी गए थे। अच्छा, एक्चुअली वो श्रीनिधि जी की एक आदत थी कि वो शाम को जब तक अपने नित्य कर्मों से निपट नहीं लेते थे, मतलब जब तक वो एक बार फ्रेश नहीं हो जाते थे, तब तक वो ना तो अपनी पूजा वूजा करते थे, ना खाना खाते थे और ना ही आराम करते थे। उनकी आदत थी शाम को फ्रेश होना है, फिर अपनी संध्या वगैरह करनी है, पूजा पाठ वगैरह करना है। तो ये मचान में नहीं चढ़ के ये जलाशय की तरफ चले गए और वहाँ से एक लोटे में पानी भरकर चट्टानों के पीछे कहीं ओझल हो गए। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मचान की तरफ से बहुत जोर से आवाज आई, बाघ! ये तुरंत चट्टान की ओर से निकलकर जल्दी जल्दी चलते हुए मचान की तरफ लौटने लगे। इन्हें एक बार फिर से जो है एक बहुत उत्तेजित स्वर में जो है एक आवाज सुनाई पड़ी, फिर से बाघ! अब ये बात तो इनके समझ में आ गई कि कहीं आसपास में बाघ है, लेकिन कहां पर है, इस बात का इन्हें पता नहीं चल पा रहा था। वैसे तो ये इस बात को दोपहर से जानते ही थे कि यहाँ पर कहीं पर आसपास में बाघ है, और उसके दिखने पर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जब पहले से पता है कि यहाँ पे कहीं पे है तो इन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन इन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो खुद को ऐसे समय में प्रकट करेगा जब ये बिल्कुल असहाय होंगे, अकेले होंगे। श्रीनिधि जी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि ये असुरक्षित थे, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। 20वीं सदी की 3 सेल वाली एक टॉर्च, एक बैनाकुलर और एक 4वीं सदी की एक कुल्हाड़ी, इसके अलावा इनके पास अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जहाँ तक इनके साथियों की बात है, तो उनसे भी किसी प्रकार की कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद रखना ही बेकार था, मिलनी तो छोड़ो, उम्मीद ही रखना बेकार था। क्योंकि यार एक तो वो बहुत दूर थे, और दूसरा उन्हें ये नहीं पता था कि श्रीनिधि कहाँ पर है, इनकी लोकेशन उन्हें नहीं पता थी। हालांकि ये इस बात पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट निश्चिंत थे कि ये बाघ आदमखोर नहीं है, लेकिन यार डर तो था ही ना कि अपनी उम्र के इस पड़ाव में अगर वो भूखा हुआ तो आक्रमण करने में भला वो कितनी देर करेगा, तो तुरंत अटैक ही करेगा। इसलिए खतरा तो यार पूरा पूरा था। बाघ कभी भी कहीं से भी निकल बॉस इन पर झपट सकता था, इन पर आक्रमण कर सकता था। लेकिन मुश्किल की ऐसी घड़ी में भी पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया कि ये मचान की तरफ नहीं भागे, बल्कि पास की एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए। मतलब एक और बेवकूफ़ी, मचान की तरफ भागते तो शायद एक चांस बचता, लेकिन वहाँ पर खड़े हो गए और बाघ को देखने की कोशिश करने लगे। भाई कहाँ है यार, कहाँ है बाघ, कहाँ है? ये बाघ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक इनकी बाई तरफ वाली पहाड़ी, वही ढलान जहाँ पर कुछ देर पहले ये और शेखर जी बांस काट रहे थे, वहाँ से कुछ छोटे छोटे कंकड़ इनके पास आकर गिरे। इन्होंने चौंक कर जैसे ही यूगर के ऊपर देखा, अरे वहाँ यार बहुत, क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक लंबा चौड़ा बाघ अपनी मस्तानी चाल में, अपना जो चाल होती है उसकी राजसी चाल से चलता हुआ पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलता हुआ चला जा रहा था। वैसे तो शाम कुछ ज़्यादा ढल गई थी, गोधूली के आसपास का समय था, लेकिन अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था कि वो बाघ को देख ना सकें। उसको देखने के लिए इन्होंने, और थोड़ा सा अच्छी तरह देखने के लिए इन्होंने अपनी दूरबीन आँखों में लगा ली। अब जैसी दूरबीन आँखों में लगाई तो बाघ खूबसूरती बिल्कुल सामने, आँखों के सामने इनके। उसका जो डील डॉल था वो काफ़ी भारी भरकम था। अगर उसकी पूंछ सहित लंबाई नापी जाती तो वो कम से कम 10.5 फुट से कम नहीं निकलता, इतना लंबा चौड़ा। हालांकि बुढ़ापे के कारण उसकी चाल में वो फुर्ती नहीं रह गई थी जैसी एक युवा बाघ की होती है। अब वो जिस तरह से पहाड़ में चढ़ते हुए, मतलब जैसे हम इंसानों का भी होता है ना, हम जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, चढ़ाई चढ़ते हुए कंधे झुकते हैं।
वैसे ही उसका भी अगला भाग थोड़ा आगे को झुका हुआ था, जिसको देखकर ये आइडिया लग रहा था कि उसे भी चढ़ाई चढ़ने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी छाती और पेट की जो लटकती हुई खाल थी, उससे ये आइडिया लग रहा था कि किसी जंगल में अगर बाघ की औसत आयु 15 से 16 साल होती है, तो इस बाघ की आयु कम से कम 13 से 14 साल होगी। मतलब अच्छा खासा बूढ़ा बाघ है। मेरे को बूढ़ा शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कहानी में आता ही है, क्या करूं। लेकिन इतनी अधिक आयु हो जाने के बाद भी उसके शरीर में शिकार को पकड़ने में कोई कमी आ गई हो, ऐसा नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी मैस्कुलर जो शरीर था, उसकी टांगें, उसकी एक एक मसल्स को देख के ये पता चल रहा था कि वो अच्छा खासा ताकतवर है। जिस तरह से इंसानों में जवानी से वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते ताकत की कमी हो जाती है, उस तरह से वन्य पशुओं में नहीं होती है दोस्तों। इंसान तो अपने बुढ़ापे को काटने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं, पैसा, मकान आदि आदि सब जमा करके रख लेता है। इसके अलावा एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बच्चों की तरफ से भी सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद रहती है कि बच्चे हैं वो करेंगे। लेकिन वन्य पशुओं के साथ तो ऐसा नहीं है ना। उन्हें तो अपने जीवन के अंतिम भोजन के लिए भी खुद के ऊपर ही निर्भर रहना होता है। और ऐसे में अगर प्रकृति उनके अंदर उनके अंतिम समय तक भी शक्ति कायम रखती है, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें आश्चर्य करने वाली क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो थैंक्स टू नेचर है कि प्रकृति ने उनको इस काबिल बना रखा है कि वो अपना भोजन अपनी मरने तक कर सके। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और दूरबीन से बाघ का दिखाई पड़ना भी कम होता जा रहा था। लेकिन श्रीनिधि जी को उसे देखते रहने की इच्छा और ज़्यादा तेज होती जा रही थी कि यार और उजाला होता तो थोड़ी देर और देखने के लिए मिलता। लेकिन दूर से आती हुई इनके साथियों के जो पैरों की आवाज़ थी, उससे इनको डिस्टर्बेंस हो गया। इन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन हटाई और अपने साथियों की तरफ देखने लगे। इनको इस तरह से खड़े देखकर विपिन जी, वो होता है ना चिंता और गुस्से के जो मिले जुले भाव होते हैं, कुछ वाले वाले भाव होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बोले यार ये देखो इनको, ये खड़े हैं हजरत, कोई उनसे पूछे तो सही, इस विपत्ति से भरी जगह में ये अकेले खड़े होकर कर क्या रहे हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा इन्होंने। फिर उनके हाथों में दूरबीन देख करके बोले, और ये दूरबीन अद्भुत है यार। खैर छोड़ो यार, ये बताओ तुमने बाघ देखा कि नहीं? अरे अभी इधर ही से तो गया था। तभी श्याम जी बोले, दोस्तों अगर मशाले जला ली जाएं तो हम लोग अभी भी उसका पीछा कर सकते हैं, उसके पीछे से जा सकते हैं यार, देख सकते हैं उसको। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी बोले, थोड़ा सा उन्होंने मना किया इस बात के लिए, लेकिन उनका बोलना था इस समय उसका पीछा करना ठीक नहीं है श्याम, अभी वो अपनी ड्यूटी में जा रहा है, ड्यूटी में जा रहा है। और जब ड्यूटी में जा रहा है तो उसमें किसी तरह का उसको डिस्टर्ब करना है या उस पर विघ्न डालना अच्छी बात नहीं है, उसको जाने दो। तो श्रीनिधि जी की बातों को श्याम जी बड़े उत्तेजित हो गए और बहुत उत्तेजित स्वर में बोले, हर समय मजाक ठीक नहीं लगती निधि, ड्यूटी कैसी ड्यूटी, क्या बोलना चाहते हो? तो श्रीनिधि जी बोले, यार यही बात तो है जो तुम समझते नहीं हो। अरे भाई वो ठहरा माँ चंडिका का वाहन, और देवी माँ अपने मंदिर में कनेर के फूलों की माला पहनकर उसका इंतजार कर रही हैं। और उन्होंने मतलब श्रीनिधि साहब ने उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। और तुम तो जानते ही हो विपिन कि वो रोज अपने माता मतलब मैया अपने इस वाहन में सवार होकर इस परम पवित्र ये पंच तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करती हैं। इसलिए अब उसका पीछा किसी तरह से भी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो माता को लेके भ्रमण में निकलेगा। उसके पीछे जाने से तो अच्छा यह है कि इस बात का पता लगाया जाए कि वो आया किधर से है। और भाई सबसे पहले उसे देखा किसने? अरे बताओ भाई, किसकी नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी? तो तभी श्याम जी बोल पड़े कि जहाँ तक उनका ख्याल है सबसे पहले शिशिर भाई ने उसको देखा था। क्यों? मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? शिशिर की तरफ
शिशिर को आवाज़ देके उन्होंने पूछा। तो शिशिर भाई ने जवाब दिया, हो सकता है कि शायद मैंने ही देखा हो, लेकिन मैंने तो उसे एक चट्टान के पीछे से निकलते हुए देखा है। इस बात को मैं नहीं जानता कि वो आया कहाँ से, मैं बता ही नहीं सकता कि वो आया कहाँ से। मैंने बस इतना ही देखा कि वो चट्टान के पीछे से निकला है। अब श्रीनिधि जी ने जब ये सुना तो बोले, अरे इस बात का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है शिशिर, परेशान मत हो। इस बात का जवाब वो चट्टान खुद दे देगी, जिस चट्टान के पीछे से तुमने उसको निकलते हुए देखा है। चलो जरा मुझे दिखाओ कहाँ है वो। शिशिर भाई ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अच्छा भला एक चट्टान कैसे जवाब दे सकती है? तो श्रीनिधि जी बोले कि तुम्हारी इस बात का जवाब भी वही चट्टान देगी। चलो चट्टान के पास चलकर ही उससे पूछते हैं, वही बताएगी, आओ। तो अब सबके सब जो है चल दिए उस चट्टान की तरफ, और चट्टान के पास पहुंचकर इन लोगों ने देखा कि अच्छा, एक तो वगैरह ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठंडी हवाओं के कारण इन लोगों के शरीर जो है कपकपा रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया था कि मशालें जला दी थी। तो मशालें इन लोगों के बहुत काम आ रही थी, उसकी वजह से अंधेरा तो दूर हो ही रहा था, साथ ही काफ़ी हद तक जो है ठंडा एरिया, वो ठंड भी कम हो गई थी, क्योंकि मशाल से जो लपटें निकल रही थी उस वजह से थोड़ी ठंड भी कम हो गई थी। श्रीनिधि जी को तो वैसे भी दोपहर से ये आइडिया था कि जिस पेड़ पर ये मचान बांध रहे हैं उसी के आसपास कहीं ना कहीं बाघ जरूर मौजूद होगा। वो पहले से उन्हें इस बात का आइडिया था। तो जैसे ही ये लोग शिशिर भाई द्वारा बताई गई उस चट्टान के पास पहुंचे, तो देखा कि चट्टान के पीछे की घास दबी हुई थी। हालांकि थोड़ी बहुत घास दबाव हट जाने के कारण सीधी हो गई थी, कुछ हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन ज़्यादातर घास दबी हुई थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि बाघ सुबह से ही यहाँ पर आराम कर रहा था, कि मतलब सुबह से इसी जगह में था। श्रीनिधि जी शिशिर अपना हाँ शिशिर भाई की तरफ पलटे और बोले, देख रहे हो ना, ये वही जगह है जहाँ पर दिन भर बाघ लेटा हुआ था। यहाँ से लगभग 12:30 बजे के आसपास उसे प्यास लगी, वो जलाशय पे गया, वहाँ उसने पानी पिया और फिर लौटकर यहीं आया और फिर दिन भर यहीं सोया रहा। जब तुमने उसे देखा इसके पीछे से निकलते हुए, तो वो कहीं और से नहीं आया था, बल्कि इसी चट्टान के पीछे से उठा था और उठकर निकला था। और इस बात का सबूत ये दबी हुई घास और झाड़ियाँ हैं। अगर तुम्हें इससे भी बड़ा प्रमाण चाहिए तो एक बार इस दबी हुई जगह पर अपना हाथ रख कर देखो, तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस कड़ी सर्दी में भी ये जो दबी हुई जगह है, ये दूसरी जो और जगह हैं उनसे कुछ ज़्यादा गर्म है, और ये गर्मी बाघ के दिन भर यहाँ लेटे रहने के कारण से ही है। तो ये सुनकर सभी लोगों ने जो है बारी बारी से उस जगह पे, उस दबी हुई जगह पे हाथ रख कर देखा, और फिर पाया कि वाकई में वो जगह अन्य जगहों की अपेक्षा गर्म थी। सभी लोगों ने जो है श्रीनिधि जी की बात का समर्थन किया कि हाँ भाई, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक तरह का शक अभी भी यार इन लोगों के दिमाग में बना हुआ था, खासकर श्याम जी के मन में था। उन्होंने श्रीनिधि जी से कहा कि अगर उनकी बात सही है तो भाई ये तो दुनिया का 8वां आश्चर्य मानना पड़ेगा। तो कुमार जी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो श्याम तुम? तो श्याम जी बोले, तुम लोगों का जो ध्यान है वो शायद एक बात की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन वो खुद मतलब श्याम और आनंद, वो दोनों लोग इस बात को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मचान के लिए बांस ले जाते समय वो दोनों लोग कम से कम 10 बार इस चट्टान के पास से गुजरे थे। हालांकि वो लोग चट्टान के पीछे की तरफ नहीं गए थे, ऐसा नहीं कि चट्टान के पीछे की तरफ गए हों, चट्टान के इस तरफ से, सामने की साइड से तो कई बार गुजरे थे, बांस लेकर जा रहे थे, आ रहे थे।
और अगर उस समय बाघ वाकई में वहाँ पे लेटा होता तो वो ये लोग तो असावधान थे और इनकी असावधानी का फ़ायदा उठाकर वो एक बार इन पर झपटने की कोशिश कर सकता था। चलो मान लेते हैं कि उसने झपटने की कोशिश नहीं की, लेकिन कम से कम वो एक बार अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति प्रकट तो करता। वो दहाड़ता, वो गुर्राता, वो कुछ तो करता। अब इतना सीधा और संयमी तो नहीं हो सकता भाई एक बाघ। तो श्याम जी के मन में ये चल रही दुविधा। तो श्रीनिधि जी बोले कि बाघ सीधा तो नहीं होता है श्याम, लेकिन बहुत संयमी होता है। अगर भूखा या आहत ना हो तो वो बहुत शांत रहता है। वो घंटों तक एक जगह पर बैठा रहेगा, लेकिन उधर से गुजरने वालों को किसी को कुछ नहीं करेगा। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। जब बाघ का पेट भरा हुआ हो तो वो किसी भी जानवर या इंसान तो दूर की बात है, खैर मतलब किसी पर भी हमला नहीं करता। और एक बार तो ये भी देखा गया कि बाघ एक झाड़ी में बैठा हुआ था और उससे मात्र 15 फुट की दूरी पर एक आदमी कहीं से आया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए लेटा और उसे नींद आ गई। करीब 1-1.5 घंटा वो आदमी वहाँ पे सोया रहा। बाघ ने उस आदमी को तवज्जो ही नहीं दी, उसने उसकी तरफ मतलब देखी कि अनदेखी कर दी। बाद में 1-1.5 घंटे सोने के बाद वो आदमी उठा, उसने अपना सामान वामान उठाया और वहाँ से चला गया। लेकिन बाघ फिर भी झाड़ी में लेटा रहा, उसने जहमत ही नहीं उठाई उसके कुछ वो करने की। और दोस्तों इस बात को जिम कॉर्बेट साहब भी हमेशा बोलते रहे हैं कि बाघ एक जेंटलमैन पशु है। पशुओं में वो एक साधु की तरह है। वो कभी भी किसी पर भी बिना किसी कारण से हमला नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो हमेशा साफ सुथरी जगह में बैठता है, खुद को चाट चाट करके हर जगह से साफ रखता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और शिकार भी तभी करता है जब वो भूखा हो। और ऐसा भी नहीं कि जब शिकार करता है तो शिकार मिल ही जाए। कई बार 3-3 4-4 दिन तक भूखा भी रहता है, शिकार नहीं पकड़ पाता है। हाँ, कभी कभार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जब उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई खतरा आ रहा है, तब वो अपने बचाव के लिए तो हमलावर बन जाता है। वो कोई भी बनेगा, आप और हम भी बनते हैं। अगर कोई हमको मारने के लिए आएगा तो हम भी अटैक करेंगे। तो ये तो एक प्राकृतिक नियम है। अब ये लोग उस चट्टान के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। इन्होंने देखा कि उनकी मशालें अब जो है बुझने लगी हैं, तो ये सब लोग अपने मचान की तरफ, उस पेड़ की तरफ लौट गए। और मचान के पास पहुंचकर इन्होंने देखा कि शंभू जी और वीर सिंह जी ने मचान के जो पास वाली जो रेत थी उस पर बहुत सारी सूखी लकड़ियों का एक ढेर लगा दिया था और उसी के पास एक कैंप फायर भी तैयार कर लिया था, जो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, जिसकी लपटें बिल्कुल ऊपर ऊपर तक जा रही थी। ये समझिए आसमान को छू रही थी, जो एक जैसे कहा जाता है। तो इतना बढ़िया कैंप फायर हो रहा था, सर्दी हो ही रही थी। तो ये लोग सीधे कैंप फायर के पास पहुँचे। फिर कुछ देर आग तापते हुए अपना गपशप करने लगे। फिर वहीं पर बैठकर इन्होंने अपने डिनर वगैरह किया, खाना वगैरह खाया और फिर आग के पास ही बैठे रहे, गपशप करते रहे। उस डरावनी रात में जलती हुई धूनी के पास बैठना इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद इनको वहाँ पे आ रहा था। वहाँ से उठने की इच्छा इन लोगों की नहीं हो रही थी। लेकिन समय तो यार अपने हिसाब से आगे बढ़ता है ना यार। जब घड़ी देखी तो रात के 12 बज गए थे। अब थोड़ा उबासी और नींद भी आने लगी थी। तो अब आग की गर्मी का मोह छोड़कर इन्हें उठना पड़ा। सभी लोग एक एक करके मचान पर जा पहुँचे और फिर गरम गरम कंबलों से लिपटकर गहरी नींद में सो गए। रात की पहरेदारी जलती हुई जो धुनी थी वो कर रही थी, और वो भी एक सच्चे स्वामी भक्त की तरह रात भर पहरा देती रही धुनी, मतलब उस पर आग रही, रात भर जलती रही। दोस्तों जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? नहीं ना? तो यार ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। यार मैं तो हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूँ कि उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए यार। हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों की जानकारी में या आपके आसपास किसी नरभक्षी बाघ, गुलदार, तेंदुआ या किसी अन्य कोई वन्य जीव से संबंधित कोई घटना की
जानकारी हो, आपको पता हो या आप लोगों की नॉलेज में आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप ही के नाम से उस घटनाक्रम को उत्तरांचल डायरीज चैनल के माध्यम से देश के अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा, जरूर 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 करूंगा। लेकिन दोस्तों, जो भी कहानी आप दें वो कहानी पूरी दीजिएगा, शॉर्टकट नहीं, पूरी डिटेल, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जोड़ता घटाता नहीं हूँ। दोस्तों, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद चैनल को देते रहिए। जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, मैडम मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भैया आप भी, आप दोनों लोग आज ही आए हुए हैं ना, तो दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस सत्य घटनाक्रम के अगले भाग को सुनने के लिए अगर सुनना चाहें तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए ना, बस एक उंगली तो चलानी है, लाइक शेयर टक 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 टक, हो गया, कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए जाने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।